जो कार्यक्रम है अशोक गोयल जी इसको शुरू करें। आपसे निवेदन है सर कि हम लोगों को मार्गदर्शन दें ताकि हमारा मार्ग प्रशस्त हो। नमस्कार। नमस्कार सर। मैं आप सब लोगों से 3 कारणों से जुड़ा हूं, बेईमानी, गुस्सा और सरलता। बेईमानी उन लोगों की जिनकी वजह से हम आरटीआई लगाते हैं। गुस्सा उन लोगों पे आता है जो लगातार बेईमानी करते हैं और हम उनको रोक नहीं पाते। और सरलता हम सबकी कि हम लोगों को बहुत बड़ी खुशफहमी है कि हम इन बेईमान लोगों को ठीक कर देंगे। तो ये 3 कारण है जिसकी वजह से आप सब लोग मेरे साथ हैं। और मैं अब आज की जो अपनी लघु जानकारियां मेरे पास हैं उसके बारे में मैं आपसे अपनी बातचीत शेयर करता हूं। मैं जानता हूं कि आप सब लोग सक्रिय हैं इस क्षेत्र में लंबे समय से और अच्छे रिजल्ट्स आप लोग लेके आ रहे हैं और बेईमानों के खिलाफ तलवारें लेके आप लोग खड़े हैं। एक अदृश्य तलवार आप लोग लेके खड़े हैं और आप लोगों के खौफ की वजह से बहुत सारी जगह सुधार हुए हैं। मैं चीजें शुरू करता हूं कि आरटीआई एप्लीकेशन कैसे लगानी है, क्या करना है। देखिए, आमतौर पे लोगों को ये रहती है गलतफहमी कि हमें आरटीआई की धाराएं नहीं पता, हमें अंग्रेजी ठीक से नहीं आती, हमें हिंदी ठीक से नहीं आती। मित्रों, मैं हिंदी 8वीं कक्षा तक पढ़ा हूं और अंग्रेजी पढ़ी है 11वीं कक्षा तक। हिंदी में लिखी हुई मेरी 2 लाख किताबें बिक चुकी हैं और अंग्रेजी में लिखी हुई कई हजार। मैं जैसे बोलता हूं वैसे ही लिखता हूं, सरल भाषा में, ताकि मेरी बात सबको सरलता से समझ में आ जाए। अब बात करते हैं आरटीआई एप्लीकेशन। मैं लोगों को यह एडवाइस देता हूं कि कहीं से भी किसी प्रकार की एक आप आरटीआई एप्लीकेशन का जुगाड़ कर लीजिए। हिंदी की चाहिए तो हिंदी की और अंग्रेजी की चाहिए तो अंग्रेजी की, और उसको तोड़िए मरोड़िए और अपनी बात जोड़िए। अब कई लोग मेरे से पूछ लें, सर आरटीआई एप्लीकेशन कौन सी धारा के तहत जाएगी, 7.1 क्या होता है, 8(1)J क्या होता है, सेक्शन 4(1)(2) क्या होता है। मुझे कुछ नहीं मालूम और मुझे कुछ ये जानने की जरूरत भी नहीं। अब मैं बात शुरू करता हूं आरटीआई के लिए क्या करें। मैं आपको अपनी एक आरटीआई एप्लीकेशन पढ़ के बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपने कहीं कोई शिकायत दर्ज कराई और अब आप जानना चाहते हैं कि उस शिकायत पे क्या कार्रवाई हुई, कार्रवाई नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई और कब होगी। आरटीआई में हम ये सवाल नहीं पूछ सकते कि कार्रवाई कब होगी, क्यों नहीं करी। उसको हम अपने हिसाब से कैसे फेस कर सकते हैं वो मैं आपको एक आरटीआई एप्लीकेशन पढ़ के बताता हूं। टू द पीआईओ, पब्लिक अथॉरिटी का नाम है नीचे। माय नेम इज अशोक गोयल, son of late Dr. I.R. Goyal, resident of such address. I am an RTA activist and an Indian citizen. I would like to receive the following information within 30 days as prescribed under RTA Act. The information sought by the undersigned relates to the complaint filed by the undersigned against unauthorized construction number such and such, wide online complaint number such and such, dated such and such, copy enclosed. Point number 1, kindly provide the date and time on which the above mentioned complaint was received by your office. Kindly provide the names of officials of your office who dealt with the undersigned's complaint. Kindly provide the copy of complete file including the action taken report on the undersigned's complaint. Kindly provide the copies of complete correspondence done with your office with other departments. Kindly provide the copy of record, if any, as available regarding the copy of legal opinion as sought by your office regarding the above mentioned complaint. Kindly provide the status of the undersigned's complaint as on date. I am enclosing herewith ₹10 Indian postal order towards application fee as prescribed. Name of the applicant, address of the applicant. अब इससे संबंधित 2-3 चीजें मैं आपके
विशेष ध्यान में लाना चाहता हूं। एक तो पोस्टल ऑर्डर को भरिए मत, पाने वाले का नाम मत भरिए, सेंटर का नाम भरिए सर, क्योंकि कोई पोस्टल ऑर्डर अकाउंट ऑफिसर के नाम लेता है, कोई पीआईओ के नाम लेता है, कोई पब्लिक अथॉरिटी के अध्यक्ष के नाम लेता है। तो अगर आपने अकाउंट्स ऑफिसर का नाम भर दिया और वो अध्यक्ष के नाम का ले रहे हैं, तो 28 दिन बाद आप एप्लीकेशन को उठा के वापस भेज देंगे कि जी आपका पोस्टल ऑर्डर गलत है। दूसरी चीज, एक मैं निवेदन करता हूं अपने सभी साथियों से, इसमें अपना फोन नंबर कतई मत डालें, अपना ईमेल एड्रेस कतई मत डालें। उसका कारण यह है कि मैं उनको ये आरटीए एप्लीकेशन लिखित में दे रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि उस डिपार्टमेंट का कोई भी व्यक्ति मेरे को फोन करे, मेरे को 4 तरह की चीजें समझाने का प्रयत्न करे। काफी पहले कैनरा बैंक में एक आरटीए लगाई थी, उनके पास मेरा फोन नंबर था क्योंकि मेरा अकाउंट था। शाम 7:30 बजे बैंक मैनेजर साहब का फोन आया, 40 मिनट तक टेलीफोन पे गड़गड़ाते रहे, गोयल साहब अपनी आरटीए एप्लीकेशन वापस ले लीजिए। बार बार मैंने उनसे ये निवेदन करा, आरटीए एप्लीकेशन वापस नहीं होती, सरल से सवाल है, या तो जवाब दे दीजिए या जवाब मत दीजिए। तो ये तो उनकी विनम्रता थी कि मेरे से वो निवेदन कर रहे हैं। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको टेलीफोन पे धमकाएंगे कि आप अपनी आरटीए एप्लीकेशन वापस ले लीजिए, नहीं तो हम आपका ये करेंगे या वो करेंगे। अगली बात करता हूं मैं इसमें, आरटीए एप्लीकेशन के लिए कभी भी पब्लिक अथॉरिटी के दफ्तर में मत जाएं। अगर स्पीड पोस्ट से भेज रहे हैं तो लोकल स्पीड पोस्ट 17-18 रुपए में चली जाएगी, रजिस्ट्री से भेज रहे हैं तो 22 रुपए में चली जाएगी। दफ्तर में अगर आप जाते हैं, आने जाने में ट्रांसपोर्ट खर्च करेंगे। 4 तरीके के लोग वहां आपको 10 तरीके के कमरों में धक्के खिलाएंगे कि आरटीआई एप्लीकेशन की रसीद वहां कटती है, वो वाला आपको वापस भेज देगा, हमारे यहाँ नहीं कटती। तीसरा कहीं और भेज देगा, और वहां उनके दलाल घूम रहे होंगे, वो आपको डराएंगे, धमकाएंगे या समझाने की कोशिश करेंगे, सर हमें बताओ क्या काम है, हम करवाते हैं। ये 3 शब्द क्यों, क्या, कैसे नहीं कर सकते। आप इसको बिंदुवार प्रश्न बना लीजिए कि मेरी कंप्लेंट पे जो कार्रवाई हुई उसकी मेरे को प्रतिलिपि दे दी जाए। मेरी कंप्लेंट पे जिन अफसरों ने काम करा उनकी लिस्ट मेरे को दे दी जाए। मेरी कंप्लेंट पे अगर आपकी कोई मीटिंग हुई तो उस मीटिंग के मिनट्स की मेरे को कॉपी दे दी जाए। मेरी कंप्लेंट पे अगर आपने कोई लीगल ओपिनियन लिया तो उस लीगल ओपिनियन की मेरे को प्रति दे दी जाए। तो इस तरीके से हम उसको अपनी वही जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी जो क्या, क्यों और कैसे से मिलती। अब एक और चीज पे हम आते हैं, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी पे। देखिए, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी जो है, प्रथम अपीलीय अधिकारी, वो उसी डिपार्टमेंट का सीनियर अफसर है, और जब पीआईओ आपको जवाब भेजता है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी की सांठगांठ से उसकी देखरेख में जवाब भेजता है। प्रथम अपीलीय अधिकारी पे जवाब नहीं आता, अपील भेजते हैं तो आपको सूचना दी जाती है, फलानी डेट को आप आइए, आपकी अपील की सुनवाई होगी। मैं अपनी व्यक्तिगत राय ये रखता हूं कि आपको अपील की सुनवाई में कदापि नहीं जाना चाहिए। उसके 3 कारण हैं। पहला कारण तो ये, तो उस दिन अपील नहीं होगी, वो डेट डाल देंगे कि अब प्रथम अपीलीय अधिकारी जी को एक मीटिंग में जाना पड़ गया इसलिए उपलब्ध नहीं है। दूसरा कारण ये होगा, जब हम फर्स्ट अपील भेजते हैं तो हम सारे कारण लिख के भेजते हैं कि मेरी अपील मैं क्यों कर रहा हूं, तो कारण स्पष्ट है। तो उनका मैं लोगों को ये जवाब देता हूं कि मेरी मेरिट पे जो मेरी फर्स्ट अपील आई है उस पर आप इसका निस्तारण कर दीजिए। तीसरा, एक और जो सबसे खतरनाक कारण है वो ये है कि अगर मान लीजिए आरटीए एप्लीकेशन में आपने किसी बहुत बड़े माफिया के खिलाफ, अवैध निर्माण के खिलाफ, किसी बड़े होटल की कंस्ट्रक्शन के खिलाफ इस तरह की चीजें, जानकारी मांगी है, तो बहुत सारे लोगों के आप पेट पे लात मार रहे हो। उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि वहां के पुलिस अधिकारियों के साथ मिलके, एंटी करप्शन के साथ मिलके, विजिलेंस के साथ मिलके आपको
किसी प्रकार के धक्का मुक्की के कांड में फंसाया जाए। कोई महिला भी आपके साथ वहां पर बातचीत कर सकती है, कोई चपरासी आपको धक्का दे सकता है, कोई कर्मचारी आपको हिला डुला सकता है, और ये हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है कि अगर मेरे को कोई धक्का देगा तो मैं उस पर कुछ ना कुछ रिएक्ट करूंगा। तो मेरा निवेदन आप लोगों से ये है कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी पे कदापि मत जाइए। दूसरी चीज एक और मैं आपको अपनी राय शेयर करना चाहता हूं कि आरटीआई एप्लीकेशन में मैं कभी किसी प्रकार के किसी सेक्शन की बातचीत नहीं करता कि फलाने सेक्शन के तहत मुझे जानकारी दी जाए, या फर्स्ट अपील अथॉरिटी को भी मैं नहीं कहता कि जो जानकारी छुपाई गई है, मान लीजिए 81J में जानकारी छुपाई गई है, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है फिरानी होटल के मामले में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पब्लिक डोमेन में जो भी जानकारी आ गई वो सारी आपको देनी है। शैलेश गांधी जी का एक जजमेंट था जिसमें ये बात कही गई है कि भले ही वेबसाइट पे कोई भी जानकारी उपलब्ध हो, अगर आरटीआई एप्लीकेंट वो जानकारी मांग रहा है तो आपको उसकी सर्टिफाइड कॉपी प्रदान करनी है। ये 2 जजमेंट के साइटेशन मैं आपको दे दूंगा, और ये सारे साइटेशंस पीआईओस की जानकारी में है, फर्स्ट अपील अथॉरिटी की जानकारी में है, और ये जितने इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो, उनकी जानकारी में है। इसी से जुड़ी एक और चीज मैं आपको बताता हूं। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जुर्माना करने का अधिकार इंफॉर्मेशन कमिश्नर का है, क्योंकि ये कंटेम्प्ट का मामला है। ये निर्णय दोषपूर्ण है। कंटेम्प्ट क्या होता है? कंटेम्प्ट होता है किसी न्यायिक प्रक्रिया में आप कुछ अभद्र काम कर रहे हो, वो कंटेम्प्ट है, या उसके आदेश का पालन नहीं कर रहे हो, कंटेम्प्ट है। अगर पीआईओ मेरे को जानकारी नहीं दे रहा, फर्स्ट अपीलीय अधिकारी उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है, और 30 दिन के बाद भी मेरे को जानकारी नहीं दी गई, तो पीआईओ ने और फर्स्ट अपीलीय अधिकारी ने आरटीआई एक्ट की अवहेलना की है। उसने आरटीआई एक्ट का उल्लंघन किया है। इस मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के और दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन स्पष्ट हैं, और आरटीआई एक्ट भी स्पष्ट है जिसमें कहा गया है कि उस पर जुर्माना होगा ही होगा। उसमें कहीं यह शब्दों का इस्तेमाल नहीं है कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर चाहे तो उस पर जुर्माना कर दे। ये चाहे शब्द आरटीआई एक्ट में कहीं नहीं है। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का यह निर्णय मेरी दृष्टि में दोषपूर्ण है। अगर आपने सूचना नहीं दी 30 दिन के भीतर, तो 30 दिन से गिनती शुरू हो जाएगी और 250 रुपये रोज का जुर्माना करना है शब्द उसमें इस्तेमाल हो रहा है। उसमें यह नहीं इस्तेमाल हो रहा कि उसके विजडम पे है, इंफॉर्मेशन कमीशन के विजडम पे नहीं है, उसके अधिकार क्षेत्र में यह नहीं है कि उस जुर्माने को वो राइट ऑफ कर सके या छोड़ सके। शैलेश गांधी जी ने 3 साल 9 महीने में तकरीबन 20,000 आरटीआई के जजमेंट पास करे। शैलेश गांधी जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट थे और इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पद पर पहुंचे। ये रिकॉर्ड है उनका, इतने सारे जजमेंट उन्होंने पास करे। लेकिन शैलेश गांधी जी से मुझे एक शिकायत ये रही है कि उन्होंने 20,000 लोगों में से सिर्फ 526 लोगों पर जुर्माना करा। अगर वो 10,000 लोगों पर जुर्माना करते या 15,000 लोगों पर जुर्माना करते तो एक नजीर बनता बाकी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के लिए, और उनको भी अपना रिकॉर्ड ठीक करने के लिए कम से कम 5-7 हजार लोगों पे या 500-700 लोगों पे जुर्माना करना पड़ता। अगर ज्यादा से ज्यादा पीआईओस में जुर्माने होंगे तो इंफॉर्मेशन कमीशन में, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो केंद्र का हो, इतनी बड़ी भीड़ अपीलों की नहीं जाएगी। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में तकरीबन 2 साल में बारी आ रही है। मेरे जितने केसेस हैं 2.25 साल से 2 साल में उसमें बारी आई है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जब आपकी सुनवाई है, आप अपने सारे कागजात लेके जाएं, पूरी तैयारी के साथ जाएं। मैं उनको एक ही बात बोलता हूं कि सर, फर्स्ट अपील अधिकारी को मैंने सारा मामला लिख के भेजा था, मेरा मेरिट पे केस डिसाइड कर देते।
उसने मेरी सारी अपील को निरस्त कर दिया। दूसरी चीज, मैं बुजुर्ग आदमी हूं, मेरे को अपनी जान का खौफ है, मेरे साथ कोई अवैध हरकत हो सकती है, और आरटीआई एक्ट में इस प्रकार की कोई बंदिश नहीं है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के सामने पेश होके मेरे को केस को प्लीड करना है। आमतौर पे लोगों को गलतफहमी है कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बाध्य है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के जजमेंट्स को मानने के लिए। ऐसा नहीं है। दूसरी आमतौर पे लोगों को गलतफहमी है कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने अगर आपकी अपील रद्द कर दी तो आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में शिकायत कर सकते हो। ये दो चीजें नहीं है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन केंद्रीय मामलों को देखता है, यूटी के मामलों को देखता है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन स्टेट के मामलों को देखता है। कि अगर इस प्रकार के जजमेंट की साइटेशन आप ले जाते हैं या उसकी कॉपीज आप ले जाते हैं तो आपकी बात का वजन पड़ता है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर को ये बात समझ में आ जाती है, ये जो व्यक्ति मेरे सामने बैठा है ये भले ही कह रहा हूं मैं अनाड़ी हूं, लेकिन ये अनाड़ी नहीं है। जहां भी जाते हैं नम्रता बनाए रखें, इस सर कह के बात करें, उसको पूरा सम्मान दें। आपने जीवन में उसकी सूरत दोबारा नहीं देखी तो उसका सहानुभूति, उसका सहयोग ऊपरी तौर से आपको ना मिले, लेकिन उसके दिल में आप सुई चुबा के आ जाओगे। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में पीआईओ के बीच में टोका-टाकी करने से, या कई जगह प्रथम अपीलीय अधिकारी भी टोका-टाकी करते हैं, उसकी टोका-टाकी से कतई विचलित मत होइए। अब धारा प्रवाह बोलते जाइए जब तक इंफॉर्मेशन कमिश्नर ये ना कह दे जी अशोक जी मेरे को आपकी बात समझ में आ गई है और मैंने आपके सारे पॉइंट्स नोट कर लिए। बड़ी मुश्किल से आपकी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में 1.5-2 साल में बारी आती है। वही केंद्रीय सूचना आयोग में भी 2 साल में बारी आती है। अगर टेलीफोन पे भी सुनवाई हो रही है, आप बोलते जाइए, आप लगातार बोलते जाइए। एक बात मैं और कहूंगा, आप जितनी किताबें पढ़ सकते हैं पढ़िए, लेकिन ये जो जितनी धाराएं हैं इनको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई इम्तिहान देने नहीं जा रहा, मैंने अपनी बात उनके सामने रखी है। प्रथम अपीलीय अधिकारी को सारी धाराएं पता हैं, वो गोल गोल घुमाएगा, धारा 4 में लिखा है, धारा 6 में लिखा है, धारा 7 में लिखा है, धारा 17 में लिखा है, 24 में लिखा है। मैं श्रीधर आचार्य की कोर्ट में भी 2 बार गया। श्रीधर एम आचार्य वही साहब हैं जिन्होंने हमारे देश के एक ऊंचे दिग्गज की डिग्री दिखाने के जजमेंट पास करे थे। 2 बार मैं उनकी अदालत में भी गया, दोनों बार फेवरेबल जजमेंट लेके आया। लेकिन श्रीधर आचार्य जी हों या शैलेश गांधी जी हों, इन लोगों की एक ही सोच है कि अगर हम जुर्माने करते हैं तो पीआईओ हाई कोर्ट में जाएगा और सूचना प्राप्त करने वाले को सूचना नहीं मिलेगी। मेरी सोच ये है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा जुर्माने करेंगे तो आपकी अदालतों में ये सेकंड अपील के ढेर लगने बंद हो जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। इतनी बढ़िया तरीके से सर हमने कभी नहीं समझा। बहुत ही बढ़िया और आम आदमी की भाषा में आपने जो चीज बताई है, आपने लिखना पढ़ना सब बता दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इनके सेशन से जुड़े हुए प्रश्नों को ले लेते हैं। सूचना का अधिकार की धारा 19(7) अगर आप देखेंगे ना, 19(7) 19 का सबसेक्शन 7, उसमें यह कहा गया है कि सूचना आयोग का आदेश बंधनकारी होगा। मैं सेक्शन 19(7) पढ़ देता हूं। सर ने बड़ी अच्छी बात बताई। 19(7) में आपके सामने पढ़ देता हूं। द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस में बी शैल बी बाइंडिंग। इसके नीचे कमेंट दिया गया है, द डिसीजंस ऑफ द कमीशंस आर नॉट मेयरली रिकमेंडेटरी बट हैव टू बी फॉलोड एज पर लॉ एंड हैव स्टैच्यूटरी फोर्स। अब इसमें मैं अपनी टिप्पणी भी आपको बोल दूं, देखिए कानून की किताबों में बहुत ज्यादा कुछ लिखा है जी, लेकिन कानून वही है जो अध्यक्ष महोदय सुने। आप लीड करते रहिए, आप रिक्वेस्ट करते रहिए, सर फलाना जजमेंट है, सेक्शन 19(7) ये कहता है। वो कहता है अशोक जी सुन ली मैंने बात, मुझे फैसला करना है। राजेश रंजन जी अपना सवाल करें। सर नमस्कार। मैं जानना चाहता हूँ सर कि 2 साल तक वेट करने के बाद जब हमारा सीआईसी में हियरिंग का डेट आता है, उसके बावजूद भी गलत इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, उसके लिए क्या किया जाए? सेक्शन 18 में आप कंप्लेंट कर सकते हैं दोबारा।
सर अगेन मुझे फिर से 2 साल वेट करना पड़ेगा फिर उसके लिए? 2 साल नहीं वेट करना पड़ेगा, उसमें जल्दी कार्रवाई हो जाती है। वो लिंक देते हैं आपको, एक वहां पर एक लिंक आता है, लिंक पे कंप्लेंट दर्ज होती है, आपके जजमेंट में लिंक आता है। थैंक यू सर। देखिए हमारे एक मित्र हैं, एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के दफ्तर में और जगह जगह तरह तरह की आरटीआई लगाई। अभी 6 दिन पहले टेलीफोन पे मेरी बात हो रही थी उनसे, कहते हैं अशोक जी मैं सेकंड अपील में जाता ही नहीं। कहते हैं कौन 2 साल तक इंतजार करेगा। जैसे ही मेरे पास आरटीआई का जवाब आया, मुझे मालूम है उसने जो गोलमोल जवाब देना है, फिर प्रश्न को घुमा के टेढ़ा तिरछा करके फिर से वहीं आरटीआई एप्लीकेशन लगा देता हूँ। जब तक लगाते रहता हूँ जब तक कुछ जानकारी ना मिल जाए। हमारे एक और मित्र हैं आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने मेरे को एक सूचना दी कि आप सेकंड अपील में मत जाइए। हर डिपार्टमेंट में एक नोडल ऑफिसर होता है, और एक अफसर का उसने नाम बताया था, मेरे को रिकलेक्ट कर पा रहा हूं मैं अभी। वो कहते हैं आप वहां कंप्लेंट दर्ज कराइए कि मेरे को 30 दिन हो गए और ये सूचना मेरे को नहीं मिली, और इसके बावजूद भी सूचना ना मिले तो उस डिपार्टमेंट के विजिलेंस अधिकारी को आप कंप्लेंट कीजिए। ये किताब है आरटीआई फॉर मासेस, आप अमेजन पे जाइए, उसमें लिखिए बुक्स बाय अशोक गोयल, तो मेरी 25-26 जितनी किताबें आ जाएंगी, सबके चित्र आ जाएंगे, सबका लिंक आ जाएगा, इस किताब को आप परचेज कर सकते हैं। उससे जुड़ी हुई एक बात मैं आपको और बता दूं, जो भी व्यक्ति मेरे निवास स्थान पर आ सकता है, मेरे साथ एक प्याला चाय पी सकता है, मेरी लिखी हुई 25-26 किताबों में से जो किताब चाहे या सारी चाहे वो मेरे से निःशुल्क ले जाए। मैं अपना नंबर और पता दोनों बता देता हूं। मेरा नाम अशोक गोयल है, आप अशोक गोयल आर्किटेक्ट गूगल पे डालें तो सारा आपको नक्शा भी निकल आएगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9213102764। आई रिपीट 9213102764। देखिए एक बात समझिए, जैसे मैंने पहले भी बोला था, हमें एक टूटा हुआ डंडा मिला हुआ, उससे हम कुत्ते को पीट रहे हैं, तो टूटे हुए डंडे से हम इतना ही कर पाएंगे। बार बार मैं लोगों से यही बात बोल रहा हूं कि हम लोग सुई से पहाड़ में छेद करने की कोशिश कर रहे हैं, पहाड़ में छेद नहीं होगा। तभी मैंने कहा था कि हम भोले लोग हैं, हम लोग इस खुशफहमी में जी रहे हैं कि हम बेईमान लोगों को सुधार देंगे, हम नहीं सुधार पाएंगे। सर मैंने इसी बात पे निवेदन करा था कि हमारे पास जो भी बहुत थोड़ा सा अधिकार मिला हुआ है उसी के तहत हम लोग काम कर पा रहे हैं। और आप भी जानते हैं इस चीज को, हम भी जानते हैं कि जितने भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, उनकी सहानुभूति हमारे साथ नहीं है। उनकी सहानुभूति पीआईओस के साथ है, पब्लिक अथॉरिटीज के साथ है, प्रथम अपीलीय अधिकारी के साथ है। तो हम लोग, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोग सुई से पहाड़ में छेद करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें इस कोशिश में जितनी भी सफलता मिलती है उस सफलता पे हमें आनंदित होना चाहिए, ना कि दुखी। 250 रुपए से ऊपर का अगर किसी अधिकारी को किसी न्यायालय ने या किसी क्वासी जुडिशियल बॉडी ने अगर जुर्माना कर दिया तो उसकी जो रिपोर्ट है उसमें वो दर्ज होता है, और उस रिपोर्ट में दर्ज होने से उसके 3 फर्दर इंक्रीमेंट रुक जाते हैं। यही एक ऐसा कारण है कि जो सूचना अधिकारी हैं इन सरकारी कर्मचारियों को दंडित नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि उसके 3 इंक्रीमेंट रुक जाएंगे, और ये जो सरकारी कर्मचारी है और ये दोनों मुसेरे भाई हैं कि आप किसी को छोटे से अपराध के लिए फांसी नहीं लटका सकते। उसने अपराध करा है, उसके लिए उसके 3 इंक्रीमेंट रुक जाएंगे, आप उसको उस पद से नहीं निकलवा सकते। आप इतना कर सकते हो, अगर उस अधिकारी से आप ज्यादा विचलित हो, ज्यादा परेशान हो, बार बार उसकी शिकायतें दर्ज कराओ, जगह जगह शिकायतें दर्ज कराओ, अखबार में उसके बारे में चिट्ठी लिखो, यूट्यूब पे एक वीडियो बनाओ। मैं तुम्हें खुली चुनौती देता हूं कि अगर आपने मेरे पे डिफेमेशन का केस करना है, आप मेरे पे डिफेमेशन का केस कीजिए, मेरे पे मुकदमा कीजिए। किसी सरकारी दफ्तर में मेरी अगर लड़ाई हो जाती है, मैं उसको कहता हूं मेरे से आप मत लड़िए, आप पुलिस को बुलाइए। एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की एक धारा है जिसके तहत कोई सरकारी कामकाज में बाधा डालता है, पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। मैं उसको बोलता हूं आप पुलिस को बुलाइए, मुझे अरेस्ट कराइए।
अधिकतर मामलों में उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती, जो आपको पुलिस से बुलाने की धमकी देते हैं उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि पुलिस को बुलाएं। आप अपने अधिकारियों के लिए लड़ो, भाषाशाली रखो। जहां भी कोई अपशब्द आपके मुंह से निकल गया, आपका सारा कथ्य बर्बाद हो जाएगा और शब्द पकड़ लिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। अशोक गोयल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।